हेलो शिक्षक साथियों, प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की जो परीक्षा आपकी 2022 में संपन्न हुई थी, उसका जो आपका बाल विकास का पोर्शन है, मतलब जो आपके 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं बाल विकास से, वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो यह सेशन जो भी अभी अध्यापक सेवा में हैं, मतलब उनको आपको टेट देना है, और जो भी अभी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या अभी डीएड कर रहे हैं, मतलब ये कि जितने भी आपके प्रशिक्षु साथी हैं उन सभी के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप ना करें। आप जब एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है बेहतर समझ आपकी बन जाएगी। और हम केवल ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण आपके तथ्य होंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से, वो भी हम बताने का प्रयास करें। तो हम आगे जो है बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर आपका ये आपका प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर आपका कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। मतलब ये कि जो आपके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कोहलर हैं, इनका किससे आपका संबंध है। तो मैं बताता चलूँ कि आपको जो है कोहलर जो आपके हैं, ये आपके जो है सीखने के सिद्धांत से आपके रिलेटेड हैं। और कोहलर के सिद्धांत को हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो आपका जो है वन मानुष पे किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि कोहलर का संबंध किससे दिया गया है। तो पहला इसमें ऑप्शन है अप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। देखिए, सीखना जो आपका होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोल देते हैं। मतलब ये हुआ जो सीखना है उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अधिगम की बात कर लें तो अधिगम ही क्या होता है, ये आपका सीखना होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत है इससे आपकी जो है रिलेटेड है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेंगे। यहाँ पर व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है इनका आपका संबंध नहीं है। विकास के सिद्धांत, इनसे भी आपका इनका संबंध नहीं है। तो मैंने बताया कि कोहलर का जो संबंध है वो अधिगम यानी कि सीखने के सिद्धांत है, चाहे आप अधिगम कहें चाहे आप सीखना कहें। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सेकंड वाला है आपका, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वनमानुष पर किसने प्रयोग किया था तो क्या बताएंगे आप, कोहलर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर आपका दिया गया है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं मूल प्रवृत्ति की। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जैसे जब बच्चा आपका जन्म लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका क्रोध हो गया बच्चे के अंदर, अगर आप उसको दूध नहीं देंगे तो गुस्सा उसको आता है। ठीक है, क्रोध हो गया आपका, भय हो गया आपका, जो है इस प्रकार के जो आपके ये होते हैं प्रवृत्तियाँ, ये आपकी क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मतलब जो आपकी है जन्म से स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। और मूल प्रवृत्तियों पर जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया था आपका जो है मैकडूगल महोदय ने। और इन्होंने बताया था कि आपकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं मूल, वो आपकी होती हैं 14। तो आप 14 संख्या याद रखेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि इनकी संख्या कितनी, तब भी आप यहाँ पर क्या बताएंगे, 14 बताएंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि मूल प्रवृत्तियों से किसका संबंध है, तब भी आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर मैकडूगल के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, ये आपका क्या बिल्कुल आपका सही है। मतलब ये कि एक क्वेश्चंस के माध्यम से जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, मैं वहाँ पर सभी संभावनाओं को लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें। आगे अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दिया गया है इस पर आपका, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, जो आपका मानसिक उद्वेलन है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है वो हम करते क्या है कि बच्चे के अंदर मौलिकता का विकास करते हैं, और क्रिएटिविटी उसको हम बोलते हैं सृजनात्मक क्षमता। मतलब वह ये हुआ कि वो नए विचार अपने अंदर ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है, उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका मानसिक उद्वेलन, आपका प्रतिमान जो है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर आपका क्रिएटिविटी यानी कि आपका सृजनात्मकता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 दिया गया, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी यानी कि मौलिकता या सृजनात्मकता बोल देते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो है जो इनको डेवलप किए थे उनका नाम था आपका आसबार्न। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इनका नाम क्या था तो हम क्या बताएंगे, आसबार्न। क्या बताएंगे यहाँ पर आपका आसबार्न। ये आपका जो दिया गया था मानसिक उद्वेलन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर कोई पूछ ले कि किसने डेवलप किया था ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो क्या बताएंगे आप, आसबार्न बताएंगे। आपको ऑप्शन में कभी आगे देखने को मिल सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 का यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानसिक उद्वेलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है,
निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय थी? मतलब ये हुआ कि एक विषय था, आप मान सकते हैं, इसको कह सकते हैं। देखिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं पावलोव महोदय की, ठीक है, तो पावलोव महोदय ने जो है कुत्ते पर आपका जो है यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया था अपना जो है। तो यहाँ पर हम किसकी हम बात कर लेते हैं, IP पावलोव, इनका पूरा नाम आपका है इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था अपना कुत्ते पे किया था, और इनके हम सिद्धांत को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है कुत्ते के जो है गले में घंटी बांधी थी, और कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है उन्होंने जब उसको आप दिखाते हैं रोटी वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है, कुत्ता लार टपकाता है। इसके माध्यम से उन्होंने जो है पूरे सिद्धांत को समझाया है। तो इसको हम बोलते हैं पावलोव का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो कई प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, पावलोव। या आपसे पूछ ले कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, तो आप बताएंगे कुत्ते पे किया था, ठीक है। या कुत्ता किसका विषय था, तो आप क्या बताएंगे, पावलोव का, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपका आएगा यहाँ पर, तो आप पावलोव के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये आपका सही है। देखिए, हम बात कर लेते हैं सीखने के सिद्धांतों की। तो जितने भी आपके सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों में किस जो है जानवर का, किस पक्षी का प्रयोग किया गया, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ उनका जो है नाम क्या है, ठीक है, और उस सिद्धांत से कौन सा आपका मनोवैज्ञानिक रिलेटेड है, ये हमको जानने की आवश्यकता है। और इन पर क्वेश्चंस आपके जो है लगातार पूछे आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? देखिए, मौलिकता क्या होती है, अगर हम बात करें किसी भी टॉपिक पर अगर हम स्वतंत्र विचार कर पाएँ, ठीक है, जैसे आप निबंध लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अपनी क्रिएटिविटी होती है। मतलब जो आपने पूर्व में सीखा है उसके आधार पर हम नवीन रचना करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मौलिकता बोल देते हैं। नमनीयता भी उसी में आपकी आती है, और प्रवाह आता है। मतलब ये कि हम प्रवाह के रूप में किसी चीज़ को बोल सके, किसी चीज़ को लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन है सृजनात्मकता, इस सृजनात्मकता में जो है चारों जो तो आपके 3 लक्षण हैं, ये तीनों के तीनों आपके लक्षण होते हैं, चाहे आपका मौलिकता हो, चाहे आपका नमनीयता हो, चाहे आपका प्रवाह हो, ये तीनों की तीनों आप जो है उसी में आपके शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रिएटिविटी होती है, इसी की आपकी इंग्लिश क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी मतलब बच्चा क्रिएटिव आपका तभी होगा यहाँ पर आपका जब उसके अंदर क्या होगा, विचारों की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि जब नए विचार आपके अंदर आएंगे, ठीक है, प्रवाहपूर्ण आपके आएंगे, उसी हम बोलते क्या है, क्रिएटिविटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते क्या है, सृजनात्मकता बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्रिएटिविटी पे आपके क्वेश्चन हमेशा मिल जाते हैं कि क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप जो है तैयार कर लीजिए। क्रिएटिविटी होती क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब नई जो है सोच आप कह सकते हैं, प्रकार से नई रचना कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हम निबंध करवाते हैं विद्यालयों में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका दिखा है, यहाँ पर युत्सा है, ठीक है, इसको अगर हम बोले तो युत्सा की जो इंग्लिश होती है उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मैकडूगल महोदय ने जो है इसको जो मैंने बताया कि अगर हम मूल प्रवृत्तियों की बात कर लें तो उसमें हमेशा क्या आती हैं, आपको 14 जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन 14 में आपका युत्सा भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ये ऐसी मनोविज्ञान की अवस्था होती है कि इसमें कोई विशेष प्रवृत्ति या व्यवहार प्रकट नहीं होता है, उसे हम बोलते क्या हैं, युत्सा बोल देते हैं। तो ये आपकी क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है। और हमने बताया कि इसका संबंध किससे होता है, आपका जो है अगर मूल प्रवृत्ति है तो वहाँ पर हमेशा मैकडूगल महोदय आते हैं, 14 प्रवृत्तियों के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है ये आपका बिल्कुल सही है। चिंतन से आपका इसका कोई संबंध नहीं है, कल्पना भी आपका नहीं, संवेग भी आपका नहीं है। तो केवल और केवल आपकी यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति है, मतलब ये कि 14 आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। और महोदय कौन से आपके यहाँ पर आपके हैं, मैकडूगल महोदय, ठीक है, मैकडूगल। तो कभी भी आप मूल प्रवृत्ति के साथ जाएं तो हमेशा वहाँ पर आप मैकडूगल के साथ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 था वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। देखिए, यहाँ पर हमको ध्यान देना है, हम किसकी बात करें, यहाँ पर सामाजिक विकास की बात करें, न कि केवल विकास की। अगर हम बात लेते हैं कि विकास में कौन कौन से जो है हमारे यहाँ पर सहायक होते, तो हमने बताया कि अगर किसी बच्चे का आपको विकास करना तो वहाँ पर उसके 2 आपके जो महत्वपूर्ण आपके पहलू होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो अगर कभी भी आपको विकास के संबंध में पूछा है तो आप वहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है सामाजिक विकास, तो
यहाँ पर सामाजिक विकास अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है आर्थिक तत्व, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वंशानुगत भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम यहाँ पर किसका विकास कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिकता का विकास जो है वंशानुक्रम से नहीं होता है, ठीक है, वो जेनेटिक आपका नहीं होता है। जो आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है शारीरिक तत्व, तो ये भी आपका कोई विकास नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत हष्ट-पुष्ट हैं तो आपके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो गया है, ठीक है, या किसी के पिताजी बहुत ही मतलब जो है सामाजिक थे और उसका बेटा भी सामाजिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। या फिर अगर माने कि अगर पिता सामाजिक नहीं रहे तो बेटा सामाजिक होता है, तो ये हम वंशानुगत नहीं मान सकते हैं, आर्थिक भी नहीं मान सकते हैं और शारीरिक भी नहीं होता है, ठीक है। अगर दिखने में आप हष्ट-पुष्ट हैं, सुडौल हैं, हैंडसम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सामाजिक भावनाओं का विकास हो गया या सामाजिकता का विकास हो गया, ये इसका पहलू नहीं है। देखिए सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, जो सामाजिक जो आपके तत्व होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो है समाज में बर्ताव क्या है, आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे आप बातचीत कर रहे हैं। तो ये आपका चौथा जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप वंशानुक्रम लगा देंगे, लेकिन वंशानुक्रम क्या होता है, बालक के विकास से आपका संबंधित करता है, लेकिन यहाँ पर किसकी हम बात करें, बालकों के सामाजिक विकास। ये आपका कहीं ना कहीं जो आपका वाइगोस्की का सिद्धांत है उससे आपका जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो है दिया है सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत दिया है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन ये उठाया गया है वाइगोस्की महोदय के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जब विकास की बात करेगा तब हम वहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका लिखा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। मतलब ये कि अगर हम बात कर लें बच्चे के शारीरिक विकास की, तो उनमें से जो आपका प्रमुख नियम होता है उसमें आपका कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला दिया गया मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। देखिए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ठीक है, ये कह रहा कि आपका शारीरिक विकास, तो हम यहाँ पर मानसिक की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ पर हम मानसिक विकास से बात नहीं कर रहे हैं। कल्पना और जो आपका संवेगात्मक है ये भी आपका किसके आपका है, ये भी आपका मानसिक है। हम किस पे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानसिक की बात नहीं करेंगे, कल्पना भी आपका मानसिक होता है, ठीक है। संवेगात्मक जो आपका विकास होता है ये भी आपका जो है मानसिक होता है। तो अब हम किसकी बात करें, द्रुतगामी विकास करें, तो ये आपका जो है देखिए जो आपका लिखा है यहाँ पर द्रुतगामी, इसका मतलब होता है तीव्र गति से, ठीक है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, मतलब ये कि फास्ट आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो उससे आपका यहाँ पर रिलेटेड है रैपिड ग्रोथ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। अनियमित विकास का नियम ये आपका नहीं होता है, विकास आपका अनियमित नहीं होता है, द्रुतगामी होता है, मतलब ये कि रैपिड ग्रोथ होती है। देखिए थोड़ा समझते हैं, जो आपकी बाल्यावस्था जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में क्या होता है, विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जैसे जैसे मध्य बाल्यावस्था में जाते हैं वहाँ पर विकास की गति थोड़ा धीमी हो जाती है। उसके बाद जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होती है वैसे आपका विकास फिर तेज़ी से बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब होता है किन्हीं किन्हीं अवस्थाओं में क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है आपकी रैपिड होती है, तेज होती है, तो उसे हम बोलते हैं द्रुतगामी विकास का नियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आपके अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए विकास का जो आपका सिद्धांत है इसमें आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है और निरंतर विकास का सिद्धांत भी होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये आपका नहीं होता है। इसका जो है सिद्धांत दिया था आपने जो है पावलोव ने दिया था, और ये आपका जो है सीखने का सिद्धांत आपका है। तो इसको हम जो है यहाँ पर ये विकास का सिद्धांत नहीं है। हमको पहचानना क्या है कि ये आपका जो है किसका सिद्धांत आपका है, ये पावलोव ने दिया था, ठीक है। इसको हम बोलते क्या, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, कंडीशनल रिफ्लेक्स थियरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर सिद्धांत आपका जो है सीखने वाला है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है। तो नीचे के आपके तीनों आपके विकास के सिद्धांत हैं और हमसे पूछा है नहीं है, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं फोकस करेंगे, तो जब नहीं पे फोकस करेंगे तो यहाँ आपको मिलता है यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यानी कि ये आपका जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। और बाकी जो आपके तीनों बच्चे हैं ये आपके तीनों जो है किसके सिद्धांत के हैं, ये आपके विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं,
यह कथन किसने दिया है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप मतलब ये हुआ कि बच्चे का जब विकास होता है तो उसमें क्या होता है, नवीन विशेषताएं होती हैं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और यह कथन जो है किसने दिया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो है जो सिद्धांत आपने दिया है ये आपका दिया है हरलाख ने। मतलब ये हुआ जो एक कथन दिया गया है किसके संबंध में, आपका जो है विकास के संबंध में। तो यहाँ पर ये आपके जो है मनोवैज्ञानिक आपके हरलाख हैं, इन्होंने आपका दिया था। तो स्टेटमेंट आपको ये एज इट इज यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 के यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। हमें ध्यान देना है कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जब भी आप यहाँ पर कोई भी आप किसी की जो है डेफिनेशन याद करें या किसी की कोई बात याद करते हैं, कथन को याद करते हैं, तो जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनको हम जो है थोड़ा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर दो आपके स्पेशल वर्ड हैं, यहाँ पर आपका नवीन विशेषताएं हैं और यहाँ पर नवीन आपकी योग्यताएं हैं। तो इनको जब हम देखेंगे तो हमेशा आप किसके साथ जाएंगे, और वो विकास के संबंध में, विकास के परिणाम स्वरूप, तो वहाँ पर हरलाख के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। देखिए इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। होता क्या है, अगर हम कल्पना की परिभाषा देखें तो कल्पना क्या होती है, जो हमने पूर्व में सीखा ज्ञान है, अगर उसके ज्ञान के आधार पर हम कोई नवीन रचना करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कल्पना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदना को प्रकट करना है, ना कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नई रचना की बात नहीं कर रहे हैं। हम किससे जुड़े हुए हैं, संवेदना। थोड़ा यहाँ पर क्यों शब्दों से आपका यहाँ पर तालमेल बिठाना है कि अगर पूर्व अनुभव के आधार पर कोई नवीन रचना करते हैं, यहाँ पर हो सकता है चेंज कर दे आपकी परीक्षा में आने वाली, कि यहाँ पर पूर्व अनुभव के आधार पर कोई बच्चा जो है नवीन रचना करता है, उसे आप क्या बोलेंगे, तो आप वहाँ पर कल्पना के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है यहाँ पर आपका, तो ये आपका होता है प्रत्यक्षीकरण। मतलब ये हुआ कि जो हमने पूर्व में सीखा है और उसके बाद हम जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जैसे ध्वनि है, स्पर्श है, इसको हम जो है थोड़ा इसमें ज्ञान प्राप्त कर लें, ठीक है, समझ लें उन्हें, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परसेप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 के यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये हुआ जो चीज़ें हमने पूर्व में अनुभव कर ली, सीख ली हैं, और अगर हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उनकी जानकारी मिल जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण बोल देते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही। कल्पना आप नहीं बताएंगे, चिंतन भी आपका नहीं, स्मृति भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सीखने के जो आपके सिद्धांत हैं ये हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका थार्डाई का सिद्धांत हो, ठीक है, चाहे आपका पावलाव का सिद्धांत हो, चाहे आपका कोहलर का सिद्धांत हो, चाहे आपका स्किनर का सिद्धांत हो। तो जितने भी आपके सीखने के सिद्धांत हैं उसमें इन सीखने के सिद्धांतों में विस्तृत रूप से चर्चा क्या हुई है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको आप जो है आसानी से आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको जहां पर आवश्यकता लगती है कि इसके संदर्भ में थोड़ा कंटेंट हमको चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहें, इससे मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर सकूं आपकी सहजता के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पर शब्दों से भी खेलना सीखे थोड़ा। यहाँ पर आपका दिया गया प्रयास व भूल, तो प्रयास को हम क्या बोल सकते हैं, प्रयत्न बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रयत्न बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका भूल क्या है, त्रुटि कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आपसे कुछ पूछे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, ये भी आप किससे आपका रिलेटेड है, आपका थार्डाइक से है, ठीक है। और थार्डाइक में आप एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका थार्डाइक के सीखने के आपके जो है 3 आपके जो है प्रमुख नियम होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मुख्य नियम बोल देते हैं। और आपके 5 आपके गौण नियम है, ठीक है, सीखने के तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, ये आपके मुख्य नियम है। और इसी प्रकार से आपके 5 क्या होते हैं, गौण नियम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि थार्डाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं, आपके कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो है इसमें गौण नियम कितने आपके हैं, तो आप बताएंगे 5 हैं। कभी कभी क्या पूछता है कि थार्डाइक के सीखने के मुख्य सिद्धांत में से कौन सा नहीं है, तो आपको तीनों मिलेंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, वो मिलेंगे, लेकिन चौथा आपको नहीं मिलेगा उसमें से। तो नहीं को हमको ध्यान देना है, 3 हमको पता है, 1 हमको नहीं पता है, तो उसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये थार्डाइक भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने के सिद्धांत में, इनको आप जो है विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं। तो प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था यहाँ पर आपका, किससे बताएंगे यहाँ आप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड है थार्डाइक। कोहलर ने बताया कि कोहलर किस पे प्रयोग किए थे, आपका वनमानुष पर, ठीक है। और गेस्टार्टवाद क्या होता है, गेस्टार्ट में आपके
जो आपके तीन आपके मुख होते हैं, कोहलर, कर्ट, कोफ्का, इनको हम बोलते हैं गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछा है कि मुख्य आपके गेस्टाल्टवादी कौन है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर आपका कर्ट, कोहलर, कोफ्का। ये आपके जो है तीन आपके जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ये आपके जो है गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड हैं। गेस्टाल्टवाद क्या होता है, मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को अंशों में न देखें, हम पूर्णता में देखें, ठीक है। तो पूर्णता को जो आपका संदर्भ होता है वो आपका गेस्टाल्ट से आता है, ठीक है। और पावलोव ने बताया था कि इन्होंने प्रयोग किया था आपका कुत्ते पर, ठीक है। तो ये इसको बोलते थे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो हम ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। ये IQ का जो आपका क्लासिफिकेशन है, मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा बालक किस स्तर में आता है, सामान्य बुद्धि में आता है, प्रतिभाशाली बुद्धि में आता है, जड़ बुद्धि में आता है, मंद बुद्धि में आता है। इसका आपका क्लासिफिकेशन आपका चार्ट है, उस चार्ट को आप एक बार देख लेंगे। और ये माने कि आपका ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर का आता है परीक्षा में, तो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप एक बार चार्ट को देख लेंगे तो वहाँ पर आप जो है कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जो अगर आप देखें मोटा मोटा जो हर बार पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि आपका बालक प्रतिभाशाली होगा तो उसका स्तर क्या होता है IQ का, तो वो होता है 140 प्लस। अगर कोई बच्चा जो है 140 प्लस IQ वाला है तो उसे हम बोलते क्या है, उसको बोलते हैं कि आपका बच्चा है क्या, आपका प्रतिभाशाली है, ठीक है। ये तो आपका प्रतिभाशाली की आपकी यहाँ पर IQ रेंज हो गई। इसी प्रकार से आपका मंद बुद्धि का है, लेकिन जो आपके अक्सर दो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो आपका प्रतिभाशाली का होता है, या फिर आपका पूछता है कि सामान्य जो आपका औसत बुद्धि वाला होता है उसकी आपकी जो है IQ रेंज क्या होती है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आपसे पूछता है कि बुद्धि लब्धि का आपका सूत्र क्या होता है, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आप करेंगे तभी आप जो है निकाल पाएंगे बुद्धि लब्धि कितनी है, तो वो आपको सूत्र हर हाल में पता होना चाहिए। क्लियर है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं आगे इसमें वीडियोज़ में बताता रहूँगा आगे जो है। इसमें आगे हम बात करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर आपका 70 से 79, 110 से 114। हम बात करें सामान्य, तो सामान्य की वैसे रेंज क्या होती है आपकी 90 से आपकी होती है यहाँ पर आपकी 110 के आसपास होती है, 90 से 110 ये आपका जो है सामान्य आपकी जो है बुद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपका जो सूत्र होता है आपका IQ, तो आप कह सकते हैं मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे आपका 100 होता है। ये आपका जो है सूत्र होता है किसका, आपका IQ निकालने का, ठीक है। तो आप इससे जो है कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है इस पे IQ पे, तो उसको भी आप करने का प्रयास कर लेंगे। कभी कभी दीजिए कि मानसिक आयु इतनी है, शारीरिक आपकी इतनी ही, इसका बुद्धि लब्धि निकालिए जो है, IQ निकालिए इसका जो है, तो उससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात रहते हैं औसत बुद्धि की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए मिल गया यहाँ पर आपका 90 से 109। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए कि हमने बताया कि 90 से आपका रेंज क्या होती है, आपकी 110 होती है। तो अब ये ना कन्फ्यूज हो कि आप जो है इसमें 109 दिया गया तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएँ, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पर रेंज आपकी वही मिल रही है। अब ये मान लो आपसे कहते हैं कि आपके किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि आपकी 100 है, वो किस में आपका आएगा, तो वो भी आपका सामान्य में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर रेंज पता है तो आप वहाँ से गेस कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका जो है दिया गया है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका एक सिद्धांत आपका पड़ता है तरल एवं ठोस बुद्धि, इसको हम बोलते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि, ठीक है, तरल एवं ठोस बुद्धि। तो ये आपका होता है, इसको हम बोलते क्या हैं, तरल एवं ठोस बुद्धि, या कभी कभी आपको मिलता है तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि। तो शब्दों का हेरफेर है, आप शब्दों से भी जो है परिचय कर लीजिए अपना। चाहे आपसे पूछे तरल एवं ठोस बुद्धि पूछे, चाहे आपसे पूछे तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि पूछे, आप दोनों के साथ जाएंगे किससे, RB कैटल। इसको इनका नाम पूरा क्या है, RB कैटल। और कैटल से आप जोड़िए केतली, कैटल से क्या होता है, केतली होता है। और केतली में क्या होता है, चाय, चाय क्या होती है आपकी तरल होती है, ठीक है। केतली में हम क्या भरते हैं, तरल सामान बनते हैं। तो जब भी आपको तरल मिल जाए तो तरल कहाँ रखते हैं, केतली में, मतलब चाय वाली केतली। और केतली से क्या बना आपका, के से केतली, का से कैटल, ठीक है, RB कैटल। तो आप जो है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत हमेशा किसके साथ जाएंगे, RB कैटल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। इसके अंदर मैंने बताया कि इसने इन्होंने जो है चूहे प्रयोग किया था आपका जो है, फिलिप बर्नन आपके भी मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि आपके सीखने के सिद्धांत से आपके रिलेटेड है, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका 15 नंबर दिया गया है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए यहाँ पर चाहे आप कहें अधिगम सिद्धांत कहें, चाहे आप जो है सीखने, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम की अगर हम देखें यहाँ पर इसको तोड़ना चाहें तो हम क्या बोलते हैं, अधिगम को ही क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सीखना बोल देते हैं। तो चाहे आप कहो अधिगम के सिद्धांत बोलो, चाहे आप बोलो सीखने के सिद्धांत, आप कभी भी इन जो है जो आपके साइकोलॉजिकल वर्ड्स हैं इनसे आप कभी भी जो है घबराएं नहीं, आप थोड़ा इसको जानते रहें। तो क्रिया प्रसूत अधिगम आपका
अनुबंधन सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं पूरा जो है, तो ये आपका जो है बीएफ स्किनर आपके जो है मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने दिया था और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपना जो है चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम इनको भी रखते हैं। और ध्यान रखना है कि आप जो है जैसे आपका हल का आपका है तो हल का आपका सिद्धांत अलग है, ठीक है, स्किनर का आपका अलग है, थार्नडाइक का आपका अलग है। तो हर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आप, सिद्धांत क्या उसका है, उसमें किस जो है जीव का प्रयोग किया गया उसको आप जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम स्किनर के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोल सकते हैं या क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। कौन सा आपका जीव था यहाँ पर, आपका चूहा था, स्किनर को आप चूहे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो थोड़ा हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये आपका जो है अगर हमें किसी का परीक्षण करना है, ठीक है, टेस्ट करना है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें जो है इस ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब ये कि प्रश्नों का प्रकार क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसका कठिनाई का लेवल क्या होना चाहिए, ये आपका जो है बताता है, ब्लूप्रिंट बताता है किसी भी विषय के संदर्भ में। तो ये होता क्या है, हमने बताया कि प्रश्नों के निर्माण में, प्रश्नों के स्तर में, तो जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हम क्या करते क्या, परीक्षण निर्माण करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम अंकन की बात नहीं कर रहे हैं, ना को हम परीक्षा प्रशासन की बात कर रहे हैं, ना तो हम वैधता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो आपका बिल्कुल आपका सही है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे होता क्या है, अगर हमें कभी कभी आपने देखा कि मूवीज़ में क्या होता है कि जो है अगर किसी बिल्डिंग में चोरी करना होता है तो करते क्या है कि उस बिल्डिंग का हमें क्या चाहिए होता है, ब्लूप्रिंट होना चाहिए होता है। ठीक है, तो हम निर्माण करते हैं, मतलब वो कि एक हम इमेज डेवलप करते हैं। तो वहाँ पर हम अंकन की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम प्रशासन की बात करें, ना हम वैधता की बात करें, वहाँ पर हम निर्माण की बात करें। तो यहाँ पर हमारा संबंध क्या है, परीक्षण निर्माण से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया था। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपकी एक महोदय हैं जीन पियाजे, तो पियाजे का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, और पियाजे ने जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की आपकी 4 अवस्थाएं बांटी हैं। ठीक है, चारों अवस्थाओं में आपका वहाँ पर एक आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, दूसरी आपकी 2 से 7 वर्ष की है, तीसरी आपकी 7 से 11 वर्ष की है, और चौथी आपकी 11 से आपकी 15 वर्ष की है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीन पियाजे ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की आपकी 4 अवस्थाएं बांट दी हैं। जो आपका 0 से आपका 2 होता है, इसको हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है आपका यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, पूर्व संक्रिया अवस्था। तो ये पहली बात निम्न में से किसने दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके जीन पियाजे महोदय दिए हैं। ठीक है, और ये चारों जो है पियाजे महोदय ने दी हैं। तो आपसे अगर पूछे कि संवेदी गामक अवस्था किसने दी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है, ठीक है, और उसके बाद मूल संक्रियात्मक किसने दी है, तो यहाँ पर देखिए चारों के नाम आप याद तो लीजिए। पहला आपका होता है 0 से 2 आपका होता है संवेदी गामक अवस्था होती है, 2 से 7 आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, 7 से 11 आपकी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त बोलते हैं इसको हम जो है, और जो आपकी 11 से 15 होती है इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक या अमूर्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं, किसने दिया था, जीन पियाजे ने, किस संबंध में, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में। ठीक है, दिखा यहाँ पर विकास आपका दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम थोड़ा करने का प्रयास कर लेते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास कई प्रकार के जो है परीक्षण होते हैं। कुछ आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं, कुछ आपके होते हैं व्यक्तित्व के परीक्षण। मतलब कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका हम बुद्धि में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कुछ परीक्षण हमारे ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं व्यक्तित्व के मापन में करते हैं। ठीक है, तो जो आपके बुद्धि वाले परीक्षण हैं वो आपके अलग हैं, जैसे आपका आर्मी अल्फा हो गया, आर्मी बीटा हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बुद्धि परीक्षण हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होता है, व्यक्तित्व जो कहते हैं परीक्षण, वहाँ पर आप उसके अलग है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपका उसमें कई होते हैं, प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं, ठीक है, और जो है अंतरक्षेप विधियाँ होती हैं। तो उसमें हम ये आपका व्यक्तित्व के मापन में होता है। जैसे अगर हम देखें टैट आपका है, ठीक है, टैट है, कैट है, ये आपके जो है थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट होता है, ठीक है, और आपका जो है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट होता है। ये आपके सब क्या होता है, ये आपके जो है व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें जो है व्यक्तित्व मापन करना है, तो वहाँ पर हम जो है इन परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जगह कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो जो आपका MPPI होता है, ये आपका जो है ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण से आपका रिलेटेड है। किससे आपका रिलेटेड है, यहाँ पर आपका है व्यक्तित्व से रिलेटेड है। और हमें ध्यान देना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको थोड़ा हमें समझना है। यहाँ पर आपका जो है, अब हम यहाँ इसके फुल फॉर्म की बात लेते हैं। आपका लिखा है MPPI, क्या लिखा है,
MMPI, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इसको बोल देते हैं MMPI है, यहाँ पर MMPI, यहाँ पर MPPI नहीं है, MMPI है, इसको हम बोलते हैं। M फॉर हो गया आपका यहाँ पर मिनेसोटा, M फॉर मल्टीफेजिक, और P फॉर यहाँ पर आपका पर्सनालिटी हो गया, और आपका I फॉर क्या हो गया यहाँ पर आपका इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, आपका व्यक्तित्व जो आपका होता है परीक्षण, उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा वर्ड पकड़ते हैं, आवश्यक सब है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, अगर हमारी क्या होती है, प्रेरणा होती है। प्रेरणा भी आपकी दो प्रकार की होती है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, एक आपका होता है जो आपकी बाहर से होती है, इसको हम बोलते हैं बाह्य प्रेरणा, मतलब आउटसाइडर वाली। तो दो प्रेरणा आपकी हो गई, आंतरिक और बाह्य। तो अगर आप अंदर से आप पहले से ही प्रेरित हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सीखने की जो प्रगति होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अधिगम वर्ड क्या आपका यहाँ पर सीखना है, तो कहने का मतलब है कि आप कब ज़्यादा सीखेंगे, जब आप पहले से क्या होंगे यहाँ पर मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका अभिप्रेरणा बोल देते हैं, या इसको हम प्रेरणा बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका निर्देशन है, देखिए निर्देशन क्या है, किसी पर हम थोप भी सकते हैं। किसी को हम कह दें कि आप जो है इसको पढ़िए, तो आपका निर्देश हो गया, तो वहाँ पर आपका अधिगम क्या है, आपका प्रभावी नहीं होगा। परिपक्वता क्या है कि परिपक्व अगर आप हो गए, तो ये नहीं कि आप जो है सीखने की आपके अंदर प्रवृत्ति आपकी डेवलप हो गई, ठीक है। परिपक्वता क्या होता है, केवल आपका जो है प्रकाश से देखें, ये आपकी उम्र की बात की जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति परिपक्व है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत चीज़ें सीख चुका है, या उसके अंदर जो है अधिगम की क्षमता आपकी ज़्यादा डेवलप हो पाएगी, ठीक है। रुचि है, तो रुचि तो आपका होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जो है सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका पूछा सर्वाधिक आपका है, तो सर्वाधिक में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास अगर प्रेरणा है तो आप जो है बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। और प्रेरणा में आपका भी अगर आपके पास आंतरिक प्रेरणा है, कौन सी आपकी यहाँ पर आपकी आंतरिक, दो आपकी होती है, एक आपकी होती है आंतरिक होती है, दूसरी आपकी होती है बाह्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो पहला है यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आपका शैशव काल का समय है। देखिए अगर हम बात लेते हैं अवस्थाओं की, तो आपको अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। होता क्या है कि अगर हम बात लेते हैं यहाँ पर आपका 0 से आपका 6 वर्ष, इसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था बोल देते हैं, ठीक है। 6 से 12 आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी बाल्यावस्था होती है, और 12 से आपकी जो 18 होती है वो आपकी होती है यहाँ पर आपकी जो है किशोरावस्था होती है। ये आपका अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो मूलतः आपका जो शैशव काल होता है, उसे हम मानते क्या हैं, जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप जो आपका 4 है इसके साथ जाएंगे। ध्यान देना है कि शैशव अवस्था और शैशव काल दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे कहता है कि शैशव अवस्था की कितनी आपकी समयावधि है, तो आप किसके साथ जाते हैं, यहाँ पर आप 0 से 6 वर्ष के साथ जाते हैं। और अगर आपसे कहता है यहाँ पर आपका जो है बाल्यावस्था क्या है, तो आपके यहाँ पर 6 से 12, और किशोरावस्था 12 से आपकी 18। लेकिन यहाँ पूछ रहा है शैशव काल, तो मूलतः जो आपका शैशव काल होता है उसमें आपका होता है जन्म से 2 वर्ष। इस प्रकार से बाल्यावस्था भी आपकी 2 प्रकार की होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो आप चैनल की पृष्ठ में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन, और विधिवत विस्तृत रूप से पढ़ाया है, उसको आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, मतलब ये कि जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी कहा कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो आपका किया था वनमानुष पे। किस पे किया था, यहाँ पर आपका वनमानुष पे, वनमानुष पे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको हम कभी कभी चिंपांजी बोल देते हैं। तो वनमानुष प्रयोग किया था, और उन्होंने प्रयोग किया था तो उन्होंने क्या जो है मतलब किस बारे में किया था। तो अभी इसके पहले मैंने बताया कि अगर आप गेस्टाल्ट की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर गेस्टाल्टवाद की बात करें, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद होता क्या है कि हम चीज़ों को समग्रता में ले लें, ठीक है। पूर्णता की बात करें, चाहे आप वहाँ पर वर्ड रखें पूर्णता रखें, चाहे आप वहाँ पर समग्रता रखें। तो चाहे आप पूर्णता लें चाहे समग्रता लें, मतलब किसी चीज़ को हम आंशिक रूप से ना पढ़ें, उसका हम पूरा जो है समग्र रूप देखें। तो ये आपका गेस्टाल्टवाद से आपका रिलेटेड है। अगर कोई पूछ ले कि गेस्टाल्टवाद क्या है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर आपका सीधे सीधे अंश से पूर्ण, मतलब ये हुआ कि हम जो है पूर्ण की बात करते हैं, वहाँ पर हम अंश की बात नहीं करते हैं, जो है समग्रता की बात करते हैं। तो गेस्टाल्टवाद, समग्रता, पूर्णता, ये तीनों आपके वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और तो अब कोहलर भी मैंने बताया कि गेस्टाल्टवाद के आपके उसमें थे कर्ट, कोहलर, कोफका, ये 3 आपके लोग थे। तो जब कोहलर भी उसी आपके जो है संप्रदायवाद से आपके जो है प्रभावित हैं गेस्टाल्टवाद से, तो वो किसकी बात करेंगे,
समग्रता की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको यहाँ पर। तो हमें कीवर्ड्स पकड़ना है, कोहलर में क्या कीवर्ड्स थे उनको पकड़ना है। मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण, ये भी आपका नहीं यहाँ पर आपका है। जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, ये भी नहीं आपका है। एक स्वतंत्र प्रक्रिया, ये भी आपका नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कोहलर है तो यहाँ पर हम समग्रता की बात करेंगे। क्लियर है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 22 नंबर। इसमें लिखा है आपका, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कि जैसे हम पहले अगर हम देखें तो वहाँ पर होता था आपके पास पाठ योजना, क्या होता था यहाँ पर आपका पाठ योजना। लेकिन अब जो इसमें हमारे जो विभाग में चल रहा है, ठीक है, वो आपका चल रहा है बेसिकली आपका शिक्षण योजना। ठीक है, दोनों को थोड़ा समझते हैं। पाठ योजना क्या होती है, पूरे पाठ का आपका एक समीकरण होता है। और यहाँ पर जो आपका लिखा है शिक्षण, ये क्या होता है कि पाठ, जो आपका पाठ है उस पाठ के कई भाग किए जाते हैं। ठीक है, पाठ के आपके भाग मिलेंगे वहाँ पर। तो किसी किसी पाठ को 6-7 जो है शिक्षण योजना में बांटा जाता है। तो ये आपका बेसिक अंतर हो गया। पाठ क्या होता है, पूरे आपका पाठ की योजना होती है। और शिक्षण में क्या होता है, पाठ के कई अंश होते हैं, उनको अलग अलग योजना के माध्यम से हमको पढ़ाना रहता है। तो ये पंचपदी प्रणाली क्या थी, उसमें जो है इसको हम बोलते हैं 5 फॉर्मल स्टेप बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले क्या होता है आपका प्रस्तावना होता है। पहले स्टेप में क्या होता है यहाँ पर प्रस्तावना हो गया। दूसरा क्या होता है यहाँ पर आपका प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं तुलना पे, फिर सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये आपके 5 चरण हैं। और ये दिए किसने था आपको यहाँ पर, हर्बर्ट महोदय ने, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट महोदय। तो अगर आपसे पूछता है कि पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, हर्बर्ट महोदय बताएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ग्रंथियों के आधार पर देखिए व्यक्तित्व के भी आपके प्रकार हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसको अलग अलग डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है ग्रंथियों के आधार पर, तो ये किया था जो है यहाँ पर युंग महोदय ने। ठीक है, क्रेस्मर ने भी जो है बताया है इसके आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो और युंग ने बताए हैं। तो युंग ने जो बताए थे, अगर हम इनका देखें तो इन्होंने बताया था आपके बेसिकली आपके जो है 3 प्रकार के आपके व्यक्ति होते हैं व्यक्तित्व वाले। एक आपका बहिर्मुखी होता है। ठीक है, क्या हम बोलते हैं इसको, हम बहिर्मुखी बोल देते हैं। और दूसरा आपका अंतर्मुखी होता है। ठीक है, अंतर्मुखी। और चौथा आपका होता है यहाँ पर आपका जो है उभयमुखी, मतलब ये हुआ कि दोनों कॉमन वाला। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 आपके स्टेप होते हैं युंग ने। तो युंग ने जो है ग्रंथियों के आधार बताया है कि आपके बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी मतलब जो आपके अंदर, मतलब उनके अंदर जो इंट्रो थोड़ा रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को। बहिर्मुखी क्या होते हैं, जो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। उभयमुखी इन दोनों का कॉमन होता है। तो ये आपका जो है कहीं कहीं आपको जुंग मिलेगा, कहीं कहीं आपको युंग मिलेगा। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, युंग और जुंग आपके वही हैं। अगला क्वेश्चन हम बात लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 24 नंबर है। लिखा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो थोड़ा हम ध्यान देंगे, जो आपका क्रिएटिविटी होती है इसी को हम बोलते क्या है, सृजनात्मकता बोलते हैं। ये मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मतलब ये हुआ कि जो मौलिक आपके परिणाम होते हैं, मौलिक मतलब मैंने बताया था कि फ्री आप जो है कोई चीज़ आप फ्रीली करें, स्वतंत्र रूप से करें, उसे हम बोलते हैं मौलिक परिणाम बोल देते हैं। तो ये जो कथन है, ये आपको कथन एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कथन आपका जो है क्रो एवं क्रो का है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर जो है 2 के साथ जाएंगे यहाँ पर आपका क्रो एवं क्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। मतलब यह कि बच्चों में हमें किसकी बात करनी है, भाषा के विकास की बात करनी है, बच्चों में भाषा का विकास। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई बच्चा आपका ये तो है नहीं कि पहले से उसके अंदर जन्मजात आपकी क्षमताएं होती हैं, ये तो हम नहीं मान सकते हैं कि बच्चा पहले से ही भाषा विकास में या उसके अंदर भाषा का विकास हो चुका हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है। व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ये नहीं कि हम बच्चों के केवल व्याकरण ही पढ़ाएं तो उसके अंदर भाषा का डेवलपमेंट हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि ग्रामर का अच्छा नॉलेज होता है, इंग्लिश में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो, लेकिन वो शब्दों का चयन यानी कि भाषा जब बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि व्याकरण में केवल अगर हम दे प्रशिक्षण और कोई सफल हो जाए तो वहाँ पर इसको हम नहीं मान सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं यहाँ पर होगा। अनुकरण एवं प्रबलन, ठीक है, अनुकरण आपका जो है मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमको फॉलो करना है।
मतलब अगर कोई मान लो चीज़ आपको दी गई है, उसका हमें किसी को फॉलोअप करना है, उसको बोलते हैं अनुकरण बोलते हैं। तो अगर आप अनुकरण कर रहे हैं, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, या कोई पहले कहानी किसी ने सुनाया, कोई कविता पढ़ी उसके बाद हम उसको जो है फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि मौखिक भाषा का विकास हो जाता है। और प्रबलन क्या होता है, इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि हम जो उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। प्रबलन भी याद का दो प्रकार का होता है, नकारात्मक, ठीक है, और आपका सकारात्मक, ठीक है। तो इसको हम तो आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। बिल्कुल आपका सही है, बच्चा अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से जो है भाषा का विकास कर सकता है। किसके अनुसार, वीएफ स्किनर के अनुसार, ये उनके अकॉर्डिंग है। परिपक्वता के फलस्वरूप यहाँ पर ये नहीं कि हम स्किनर महोदय ने कहा कि अगर बच्चा परिपक्व है तो ऐसा नहीं कि वो भाषा विकास में जो है अव्वल है, ये बात है यहाँ पर। तो आपका ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ था, और हमें ध्यान देना कि मैंने बताया कि अगर हम मूल प्रवृत्ति की बात कर लें, एक वर्ड पकड़िए आप मूल प्रवृत्ति, तो ये आपका हमेशा जो है मैकडूगल महोदय आते हैं, और जहाँ पर मैकडूगल आएंगे वहाँ पर आपका जो है 14 आपके यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और अभी हमने बात की थी युयुत्सा की बात की थी, तो ये भी आपकी मूल प्रवृत्ति है। और किसने दी थी यहाँ पर, आपका मैकडूगल साहब ने दी थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर आपका किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण आपका अवधान है। देखिए ध्यान, अवधान, ठीक है, ये और रुचि, ये इसकी परिभाषाएं जो है कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ध्यान कहो चाहे अवधान कहो, तो ये आपका जो है कथन आपका डमविल का है। किसका आपका है यहाँ पर, आपका डमविल का। तो आप किसके साथ जाएंगे, डमविल के साथ जाएंगे। और यहाँ पर मैं बता कि मैकडूगल के आपका यहाँ पर आपका मूल प्रवृत्ति से हैं, ठीक है, और ये परिभाषा आपकी डमविल की है। तो आपको ध्यान देना है, ये अवधान की परिभाषा किसकी आपकी यहाँ पर आपकी अवधान की परिभाषा है। अवधान और रुचि, ये दोनों की 1-2 परिभाषाएं आपको याद करनी है, ये हमेशा अक्सर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगर आपसे पूछता कि सुजनन शास्त्र के जो है पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, आपका फ्रांसिस गाल्टन। क्या बताएंगे यहाँ पर आप, फ्रांसिस गाल्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल आपका सही है। ये आप क्वेश्चन या कुछ आपकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें समझाना क्या है कि आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर आपका 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, ठीक है, डॉक्टर एस जलोटा ने। तो देखिए जलोटा का आपका जो है यहाँ पर आपका ये मानसिक योग्यता यानी कि बुद्धि परीक्षण था। कौन सा परीक्षण आपका था, इसको बोलते हैं यहाँ पर आपका सामान्य या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उन्होंने दिया था। किसने, डॉक्टर एस जलोटा ने। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप कितने वर्षों के लिए, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दिए गए यहाँ पर आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये मैंने बताया कि आपका ये बुद्धि परीक्षण जो आपके थे आर्मी अल्फा आर्मी बीटा, उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक की बात की गई है। चित्रांकन में नहीं है, आर्मी अल्फा में बताया था यहाँ पर आपका, वही आपका है बुद्धि परीक्षण। ये भी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। कौन सा आपका, चौथा ऑप्शन साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो हम ध्यान रखेंगे कि आर्मी अल्फा आर्मी बीटा ये भी आपके बुद्धि परीक्षण हैं। और बुद्धि परीक्षण के बारे में मैं वीडियो डालने वाला हूँ, जल्दी से ही आपको मिलेगा वहाँ पर आपका जो है, जिससे आपकी जो है समझ थोड़ा विकसित हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए बुद्धि के आपके भी सिद्धांत हैं, बुद्धि के सिद्धांत और सीखने के सिद्धांत आप क्या होते हैं कि ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपका बिन्ने साइमन ने दिया था, ठीक है, द्विकारक आपका स्पियर ने दिया था, त्रिकारक आपका स्पियरमैन ने दिया था, ठीक है। फिर आपका जो है उसमें त्रियायी बुद्धि आपका आता है, ठीक है। इस तरह से आपके कई दिए गए हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत और आपके जो है यहाँ पर सीखने के सिद्धांत, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा 4-5 नंबर का फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर बुद्धि के द्विकारक की हम बात करें तो मैंने बताया अभी कि एक कारक जो आपका होता है बुद्धि का, आपका एक कारक सिद्धांत वो आपका दिया था बिन्ने साइमन ने, और जो आपका द्विकारक और त्रिकारक है वो आपका दिया था यहाँ पर स्पियरमैन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो आपका चौथा है ये आपका बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका जो आपका 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, उसका आपका जो बाल विकास का पोर्शन था, उसको मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ आया होगा। और मैंने क्या किया कि इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है।
तो जितने भी लोग इसको देखे हैं या देख रहे हैं वो सभी लोग इस सेशंस को अपने साथियों तक, जो भी बीएड बीटीसी कर रहे हैं या जो भी अभी अध्यापक सेवारत हैं, क्योंकि सभी के लिए आपका टेट अनिवार्य हो गया है जब से आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक लोग भी इसको जो है देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करिए और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन बिल को आप जो है ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है समय समय पर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपका पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए, जिससे कि आप जो आपका आगामी आपका जो टेट आपका जनवरी में प्रस्तावित है होने के लिए, उसमें आप अधिक से अधिक अंक स्कोर करें। और अगर आप इसमें लगे रहेंगे लगातार, आप जो है जो बाल विकास आपका पोर्शन है, तो बाल विकास में आप जो है 30 में आप जो है यहाँ पर 25 से आप 28 स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 25 से 28 क्वेश्चन आप जो है आराम से कर लेंगे आउट ऑफ 30 में। ठीक है, तो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।